प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। विषय हिंदी साहित्य, बीए पार्ट फर्स्ट, प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र, कथा साहित्य। कल मैंने आपको उपन्यास की परिभाषा भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार और उपन्यास का स्वरूप, इसके बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपके सामने उपन्यास के प्रमुख जो प्रकार हैं, जिनके बारे में कुछ जानकारी मैंने कल भी प्रदान की थी, लेकिन आज उनकी विस्तृत जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कल मैंने बताया था आपको उपन्यास के प्रकार कथानक के आधार पर, मानवीय भावों के आधार पर, तत्वों के आधार पर, चरित्र के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर और शैली के आधार पर। विभिन्न प्रकार के जो उपन्यास हैं उनका संक्षिप्त परिचय मैंने आपको आज प्रदान करना है। नंबर 1, तिलस्मी जासूसी अय्यारी प्रधान उपन्यास। ये कौन से ऐसे उपन्यास हैं जिनको इस श्रेणी में रखा जा सकता है? सुगठित कथा वाला ऐसा उपन्यास जो पाठक को आद्यंत बांधे रहे तथा कथा के विकास के साथ पाठ की मनोभावनाओं को उद्दीप्त करता चले, इस कोटि में रखा जा सकता है। इन उपन्यासों में रहस्य बना रहता है और पाठक रहस्य जानने के लिए उत्सुक बना रहता है। पश्चिम में कानन डायन, एडगर वेलेस आदि के नाम जासूसी उपन्यास क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। आर्थर कानन डायल का शर्लक होम्स पात्र जासूस तो स्वयं लेखक से भी अधिक लोकप्रिय हुआ। हिंदी में गोपाल राम गहमरी ने जासूसी उपन्यासों और कहानियों की परंपरा को समृद्ध किया। ठाकुर दत्त मिश्र का छिपा महल तथा राजेश्वर प्रसाद का महान अपराधी प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास हैं, तथा दुर्गा प्रसाद खत्री के रक्तमंडल, सफेद शैतान, प्रतिशोध तथा लाल पंजा नामक 4 उपन्यास भी बहुत प्रसिद्ध हुए। किंतु हिंदी में जासूसी उपन्यासों के लेखन की परंपरा को साहित्यिक दृष्टि से बहुत सम्मानजनक नहीं माना गया, इसलिए इन उपन्यासों को फुटपाती साहित्य कहकर उपेक्षित किया गया। आधुनिक युग में युगल किशोर पांडे, ओम प्रकाश शर्मा, कर्नल रंजीत आदि के नाम जरूर लिए जाते हैं, किंतु इनके उपन्यासों का साहित्यिक महत्व नहीं है। यूनानी शब्द टेलिस्मान से तिलस्म शब्द बना, जिसका अर्थ है इंद्रजाल, जादू, अलौकिक कारनामे। जिस उपन्यास में आश्चर्यजनक कारनामों की भरमार हो, पात्रों के लिए कुछ भी करना असंभव न हो, जहां पात्र अपनी चमत्कारिक शक्तियों के बल पर मौत की घाटी तक को पार कर लें तथा बलशाली क्रूर पात्रों का भी नाश कर दें, सारी विघ्न बाधाओं को पार कर सुरक्षित निकल आएं, उन्हें तिलस्मी उपन्यास कह सकते हैं। देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता संतति तथा किशोरीलाल गोस्वामी का लखनऊ की कब्र उपन्यास श्रेष्ठ तिलस्मी उपन्यास हैं। चंद्रकांता संतति की लोकप्रियता तो इसी से प्रमाणित है कि इस उपन्यास को पढ़ने के लिए उस काल में लोगों ने हिंदी सीखी। उसका वीरेंद्र सिंह देखने में निरीह, कमर झुकी हुई, बुढ़िया पर आफत की पुड़िया, लकलका, बेहोश कर देने वाली दवा, जरा से संकेत पर बोलने लगने वाली तथा तलवार चलाने लगने वाली पत्थर की मूर्तियां, पलक मारते ही पैरों के नीचे खुल पड़ने वाली सुरंग, जल्दी भूलने वाली चीज़ें नहीं हैं। लखनऊ की कब्र में ऐसे पात्र हैं जो दिन में सफ़ेद रहें, रात में पढ़े जा सकें, मास्टर की जो सब तालों की को खोल सके। सुरंग और जेबों, खजानों की भरमार, मनुष्य की शक्तियाँ सीमित हैं। तो इस प्रकार से इन अलौकिक और जासूसी तिलस्मी उपन्यासों का प्रादुर्भाव हिंदी साहित्य में हुआ। किशोरीलाल गोस्वामी ने गुलबहार, कुसुम कुमारी जैसे ऐतिहासिक उपन्यासों में भी तिलस्म का खूब रंग दिखाई देता है। चंद्रकांता संतति पर तो टीवी सीरियल बन चुका है, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। अय्यार वे लोग कहलाते थे जो अपने स्वामी के कहने से असंभव तथा असाधारण कार्यों को करने के लिए निकलते थे। इनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं था। ये भी वैसे तिलस्मी उपन्यास की कोटि में ही आते हैं। इस प्रकार के उपन्यासों में चमत्कार प्रदर्शन, कुतूहल वृद्धि, जादू, घटना संयोग, प्रेम प्रसंग, मिलन की उत्सुकता, विरह की व्याकुलता, कथानक की जटिलता,
चरित्र संगठन तथा सुखांत की प्रवृत्ति। किशोरीलाल गोस्वामी ने स्वर्गीय कुसुम में तिलस्मी घर, लवंगलता, गोल तिलस्मी कमरा, प्रणयनी परिणय आदि तिलस्मी शीशमेल की कथाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से हिंदी साहित्य में इन उपन्यासों का प्रादुर्भाव होता है। इन उपन्यासों का महत्व मनोरंजन की दृष्टि से बहुत है। राजेंद्र यादव ने देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता संतति उपन्यास के सांस्कृतिक महत्व को भी स्वीकार करते हुए लिखा है कि खत्री जी के सारे तिलस्मी चमत्कार, ये आदर्शवादी, परम नीतिवान, न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठावान राजा और राजकुमार, परियों जैसी खूबसूरत और अबला नारियां या बिजली की फुर्ती से जमीन आसमान एक कर डालने वाले अय्यार, सब कुछ खूबसूरत स्वप्न के भी प्रक्षेपण हैं। इस प्रकार से उस समय की ऐतिहासिक और साहित्यिक सांस्कृतिक दृष्टि का भी इससे आभास मिलता है। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य में तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। दूसरे, ऐतिहासिक उपन्यास। इतिहास रचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। इतिहास जो है उपन्यास रचना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, किंतु इतिहास को आधार बनाकर उपन्यास की रचना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि एक ओर इतिहास की रक्षा जरूरी है तो दूसरी ओर उपन्यास की साहित्यिक कला वस्तु की रक्षा। उपन्यास इतिहास का अंधानुकरण नहीं हो सकता, किंतु ऐतिहासिक उपन्यास में कल्पना की अनियंत्रित नहीं हो सकती। वस्तुतः इतिहास और उपन्यास दोनों की प्रकृति ही भिन्न है, अतः दोनों को एक साथ साधना एक कठिन कार्य अवश्य है। ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए एक सतर्क और जागरूक प्रतिभा की आवश्यकता होती है। पश्चिम में सर वाल्टर स्कॉट, अलेक्जेंडर ड्यूमा जैसे लेखकों को ही ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में सफलता मिली है। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लेखन की परंपरा किशोरीलाल गोस्वामी के कुसुम कुमारी से आरंभ मानी जा सकती है, किंतु यह शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, क्योंकि इसमें एक ऐतिहासिक और सच्ची घटना को आधार बनाकर कथा सूत्र विकसित किया गया है। इस दृष्टि से सेठ गोविंद दास की इंदुमती ऐतिहासिक उपन्यास है, किंतु वह भी पूरी तरह से ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, क्योंकि इस कृति में कांग्रेस के आंदोलन का तिथिवार वर्णन है और व्यक्तित्व महिमा की स्थापना अधिक है। ऐतिहासिक उपन्यास की उपस्थिति को गरिमा में और गंभीर बनाने का श्रेय वृंदावन लाल वर्मा को दिया जा सकता है। इसका कारण यह है कि उन्होंने इतिहास का गहन अध्ययन कर अपने उपन्यासों की आधारभूमि तैयार की। उन्होंने अपने उपन्यासों में इतिहास के प्रति वफादारी की रक्षा की। उनके गढ़कुंडा, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी आदि उपन्यास इतिहास की रक्षा करते हुए कलात्मक कृतियों के रूप में पाठक को प्रभावित करते हैं। उन्हीं की परंपरा में प्रताप नारायण श्रीवास्तव का बेजारा का आंसू तथा रंगे राघव का मुर्दों का टीला उपन्यास आते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, वैशाली की नगरवधु, वयम रक्षाम, सोमनाथ जैसे उपन्यासों में इतिहास सत्य के स्थान पर इतिहास रस के साथ साहित्य रस को मिलाकर उपन्यासों की रचना करते हैं। अमृतलाल नागर का सुहाग के नूपुर तथा यशपाल का दिव्या उपन्यास भी इसी कोटि में आते हैं। इधर ऐतिहासिक उपन्यासों की धारा छीन अब हो चली है। इसके बाद आता है सांस्कृतिक उपन्यास। जैसे आचार्य चतुर्सेन मानते हैं कि साहित्य रस, भावरस तथा इतिहास रस को मिलाकर भी उच्च कोटि के ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की जा सकती है। ऐतिहासिक उपन्यासकार का काम इतिहास का सूखा बितान खड़ा करना नहीं होता, बल्कि उसे उपन्यास में ढालने के लिए प्राण प्रतिष्ठा भी करनी पड़ती है। इसी बात को आगे बढ़ा दें तो सांस्कृतिक उपन्यास का स्वरूप उभर कर आ जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के वानभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा उपन्यासों की कथाओं के स्रोत इतिहास में मिल जाते हैं, पर वे इन कृतियों के माध्यम से इतिहास चक्र को प्रस्तुत करना नहीं चाहते, बल्कि इन कृतियों से संबंध युगों के सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि अमृतलाल नागर के मानस का हंस तथा खंजन उपन्यास इतिहास के पात्रों को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं, पर ये दोनों ही उपन्यास सांस्कृतिक उपन्यास ही हैं, ऐतिहासिक नहीं। इसी तरह उनका एक द नैमिषारण्य उपन्यास तो पूरी तरह सांस्कृतिक उपन्यास भी कहा जाएगा। अब आते हैं अगले, सामाजिक उपन्यास। वास्तव में वर्ण वस्तु की दृष्टि से उपन्यास के दो ही भेद हो सकते हैं, सामाजिक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। ऐसे उपन्यास की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसमें समाज का चित्रण न हो, इसलिए सामाजिक उपन्यास एक व्यापक प्रत्यय है, क्योंकि इसमें ही वैयक्तिक उपन्यास हैं जैसे अज्ञेय का शेखर एक जीवनी, पारिवारिक उपन्यास जैसे प्रेमचंद का सेवा सदन, जैनेन्द्र का परख,
पौराणिक उपन्यास जैसे भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा तथा नरेंद्र कोहली का महासमर। भावना प्रधान उपन्यास जैसे प्रसाद का कंकाल, प्रेमचंद का रंगभूमि। ग्रामीण जीवन पर आधारित उपन्यास जैसे रेणु का मैला आंचल। शहरी जीवन से संबंधित उपन्यास जैसे मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे में। राजनीतिक उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, मन्नू भंडारी का महाभोज आदि सभी प्रकार के उपन्यास आ जाते हैं। हर युग के समाज में जीवन को परिचालित करने वाली अनेक समस्याएं और शक्तियां होती हैं, जिनसे जुड़ना उपन्यास के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैन ऑस्टिन का प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस एक पारिवारिक उपन्यास कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें एक सुखी पारिवारिक जीवन की कथा कही गई है। तो इस प्रकार से हम इन 4 प्रकार के उपन्यासों का आज संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हैं। अगली जानकारी अगली कक्षा में प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।